तो अब हम देखते हैं अपने टॉपिक को, दैट इज इंडक्टिव फैक्ट, कि ये होता क्या है। और इसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो इंडक्टिव फैक्ट है, दी उसमें इसमें होता ही है दी पोलराइजेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप और एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं कि जो भी सिग्मा बॉन्ड है उसके अंदर पोलराइजेशन आ जाती है। अब बच्चों पहले आपको ये पता हो कि व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बेसिकली रिप्रेजेंट अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कोई भी सिंगल बॉन्ड है दो एटम्स के दरमियान में और उनमें पोलराइजेशन क्रिएट हो रही है। पोलराइजेशन क्रिएट करने के वे क्या है बच्चों? दो वे हैं। या तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से मुराद क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आकर अटैच हुआ हो। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि कोई ऐसा एटम अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से जो साथ वाला एटम है वो पोलराइज हो जाता है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसकी डिटेल जो है वो भी आपको समझ आ जाएगी, तो भी आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको बताना ये था कि आपकी बुक में जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। तो मुझे ये डेफिनेशन ज्यादा सूटेबल लगती है, तो आप इन डेफिनेशन को जो है वो इसके अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए, आप ये चाहते हैं कि अगर आपको ग्रुप में ये पीडीएफ फॉर्म में तमाम स्लाइड्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाएं, तो बच्चों आप फीडबैक दीजिएगा ग्रुप के अंदर। तो ये जो लेक्चर है ये पूरे का पूरा मैं आपके लिए ग्रुप में भी पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दूंगी। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये एक एग्जाम्पल जो है वो डाली है मैंने। स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड है हमारे पास दैट इज नोन एज द टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, ब्यूटाइल क्या होता है कि जिसमें 4 कार्बन और क्लोरीन अगर अटैच हो, तो इस कंपाउंड का नेम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो एक एटम लगा हुआ है और ये सारे एटम एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए लिंक अप है। तो आप जानते हैं जो सिंगल बॉन्ड होता है दैट इज नोन एज द सिग्मा बॉन्ड। इट मीन कि अगर आप यहाँ देखें, ये CH2 है और ये Cl है। आप जानते हैं कि इन दोनों के अंदर जो क्लोरीन है इट इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इट मीन अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अपनी जानिब खींचेगा, एज ए रिजल्ट इट विल कैरी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो चूंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट मीन इसने ज्यादा ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जिनके जरिए इनमें आपस में सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड डेवलप हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को इसने अपनी जानिब ज्यादा खींच लिया है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव आ गया है। और कार्बन के ऊपर चार्ज क्या क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स? पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के होने की वजह से ये जो एडजेसेंट बॉन्ड है, ये जो साथ वाला एटम है, ये क्या हो गया? पोलराइज। क्यों हो गया पोलराइज? क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा एटम मौजूद था जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इट मीन अगर कोई ऐसा एटम मौजूद हो जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इससे होता क्या है, क्या इफेक्ट होता है? इससे ये होता ही है कि इसका ये जो बॉन्ड है ये पोलराइज हो जाता है। ठीक है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि ये जो बॉन्ड है इनके दरमियान में ये पोलराइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉनों के पेयर को खींचने वाला एटम मौजूद है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर सेकंड कंडीशन क्रिएट हो जिसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन देने वाला एटम क्रिएट हो, तब भी ये बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा। उस केस में उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, और कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो अभी ये सारी प्रॉपर्टी आप वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी कि इसमें बेसिकली जो सिग्मा बॉन्ड है वो पोलराइज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है जो कि इसकी विसिनिटी में प्रेजेंट है। तो ये फिनोमिना या ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब आपकी बुक में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, तो थोड़ा सा इसको हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा हुआ है कि उसके अंदर भी पोलराइजेशन क्रिएट होती है जब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो मौजूद हो और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड में अगर दो एटम अनलाइक हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे एक कार्बन एटम है और एक क्लोरीन एटम है, ये दोनों एटम सेम नहीं थे। ठीक है, अगर एटम सेम नहीं होंगे तो इससे क्या इफेक्ट होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगी। इट मीन एक एटम में टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा खींचने की एज कंपेयर टू अदर, एंड इट विल क्रिएट अ परमानेंट स्टेट ऑफ बॉन्ड पोलराइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इट विल कैरी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डेल्टा साइन। In the same way, the less electronegative atom has a
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सेम वे में इसी तरह जैसे आपने यहाँ देखा कि जो आपके पास क्लोरीन का एटम है, इट इज अ much more electronegative atom as compared to this carbon. As a result, it will carry a partial negative charge, while in case of carbon, it will carry a partial positive charge. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके अंदर आपस में बच्चों क्या हो रहा है कि एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से अगर दो एटम सिमिलर नहीं रहते तो डेफिनेटली एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी जानिब खींचेगा उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव, जबकि दूसरे पर चार्ज क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे फर्दर मजीद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अभी हमने बात की कि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करती है? कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को क्लोरो इथेन के अंदर पोलर कर देती है। ठीक है, कार्बन और क्लोरीन की भी आपने एग्जांपल देखी कि वो क्या हो जाती है? पोलर हो जाती है, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो महरूम हो जाता है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, और इसके ऊपर चार्ज क्या क्रिएट होता है? पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह आपने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है जो इस कार्बन पर क्रिएट होती है, इट इज पार्शियली कंपनसेटेड बाय ड्राइंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ द नेक्स्ट बॉन्ड क्लोजर टू इट, रिजल्टिंग द पोलराइजेशन ऑफ दिस बॉन्ड विद अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेकंड कार्बन एटम. However, this positive charge on the second carbon atom would be smaller than the positive charge the first one carbon atom. अब इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं अगेन। हमने क्या बात की कि अगर हम कार्बन और क्लोरीन को देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो क्लोरीन जो है इसके अंदर टेंडेंसी क्या होती है कि चूंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी जानिब खींच लेता है। इट मीन कार्बन जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डिप्राइव हो गया है। एज ए रिजल्ट इस पर चार्ज क्या आ गया बच्चों? पॉजिटिव। अब होगा क्या कि ये बॉन्ड तो हो गया पोलराइज, लेकिन इस कार्बन के साथ जो हुआ, यानी इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इसने भी तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसी ना किसी वे से मैनेज करना है। ठीक है, इसने क्या करना है कि अपनी कमी को किसी ना किसी तरीके से पूरा करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डेली लाइफ में देखें कि फर्ज करें कि अगर कोई पर्सन जो है वो अर्निंग के लिए जाता है और उस दिन उसको रोजगार नहीं मिलता, तो वो मे बी कहीं और चला जाए या कोई और कमाई का जरिया जो है वो अपनाए। इट मीन उसने अपनी कंपनसेशन करनी है। तो इन द सेम वे इस कार्बन ने, जिसके ऊपर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों डिक्रीज हो गई थी? क्योंकि ये जो इसकी नेबर में ये क्लोरीन एटम है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसने अपनी ताकत की वजह से, अपने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी जानिब खींच लिया, और कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी जानिब खींचने की वजह से यहाँ पर क्या इफेक्ट हुआ कि यहाँ पे जो है इसने इसने जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी जानिब खींच लिया, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने की वजह से यहाँ पर जो है वो क्या क्रिएट हो गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और चूंकि इसके ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो इसने अपनी पॉजिटिविटी को कैसे जो है वो हैंडल करना है कि इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये जो नेबर में इसके साथ कार्बन एटम मौजूद है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के जो है इसने अपनी डेंसिटी मैनेज कर लेनी है। एज ए रिजल्ट हम ये बात करते हैं, इट मीन यहाँ पे यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्बन एटम है इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैनेज करना है, और अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैनेज करने के लिए ये जिसके साथ में कार्बन एटम मौजूद है वहां से जो है वो ये फर्दर इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। एज ए रिजल्ट दिस कार्बन विल शो अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो थर्ड वाली सेकंड वाली जो कार्बन है जिस पर डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैंने लिखा है, ये वाली कार्बन जो है वो अपने पॉजिटिव चार्ज को कैसे बैलेंस करेगी? जो इसके साथ नेक्स्ट में ये वाली जो कार्बन है इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले लेगी। एज ए रिजल्ट इसके ऊपर 3 टाइम जो है वो ट्रिपल टाइम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इन द सेम वे जो हमारे पास फोर्थ वन जो है ये वाली कार्बन आती है, ये जो थर्ड वाली कार्बन थी ये क्या करेगी? इस फोर्थ वाली कार्बन से मजीद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले लेगी। एज ए रिजल्ट यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इससे लेके जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को किसी ना किसी तरह फुलफिल करेगी।
अब हमने यहाँ पर ओवरऑल क्या देखा कि क्लोरीन के एटम के होने की वजह से जो इसके साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है, इट विल फील अ मच मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर एज कंपेयर टू सेकंड वन कार्बन विच हैज अ डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हमने इससे हमें स्टूडेंट्स किस बात का आइडिया हुआ कि वो एटम या वो कार्बन जो डायरेक्टली किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा उसके ऊपर ज्यादा कमी होती है पार्शियल पॉजिटिव की, जबकि जो सेकंड वाली कार्बन होगी इसके ऊपर ये वाली कमी इतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर ये जो कमी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है। स्टूडेंट्स 1 मिनट वेट कीजिएगा। मम्मी मेरा मोबाइल। जी, तो हमने क्या देखा था स्टूडेंट के ये जो एटम है ये डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच है, इसकी वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन में डेफिशिएंसी क्रिएट होगी इट इज मच मोर देन दिस कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा डबल पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये नहीं है कि आप ये समझें कि ये कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऐसा नहीं होगा। ये चीज उलट है, कहीं आप लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज हो जाएं। ये बात याद रखिएगा कि वो एटम जो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा इट फील्स मच मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एज कंपेयर टू दिस कार्बन, सो इट विल कैरी अ सिंगल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो उम्मीद करती हूँ ये बात जो है वो आपको क्लियर होगी। उसके बाद जो है स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि हमने भी ये बात की व्हेन अ कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन एटम बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड, जैसा भी आपने अल्केन में देखा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है अगर सिंपल 2 कार्बन अटैच होगी स्टूडेंट तो उसमें कोई इशू नहीं होगा, यानी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल रहेगी, उनमें कोई पोलराइजेशन क्रिएट नहीं होगी, उनमें कोई चार्जेस इंड्यूस नहीं होंगे। हाँ, फर्क कब पड़ता है जब वो कार्बन किसके साथ अटैच होती है, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक हैलोजेंस के अंदर जितने भी एटम है दे आर ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव, एज ए रिजल्ट देयर विल बी अ पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड। एंड नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास कि जो इंडक्टिव फैक्ट है किसी भी एटम का या ग्रुप ऑफ एटम का, बच्चों ये जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखिएगा कि इनके अंदर जो पोलराइजेशन बॉन्ड की है वो टोटली जो है वो 4 बॉन्ड्स तक वर्क करती है, लेकिन अगर आप 4 बॉन्ड से आगे बियॉन्ड जाते हैं तो इंडक्टिव फैक्ट जो है वो अपना असर खो देती है। तो हम हमेशा जब भी स्टूडेंट इस हवाले से बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो इंडक्टिव फैक्ट होता है या जो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं उनके अंदर इंडक्टिव फैक्ट जो है वो तेजी के साथ गायब हो जाता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है। ठीक है, इससे हमें किस बात का आइडिया हुआ कि जो इंडक्टिव फैक्ट है इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बियॉन्ड 4 कार्बन एटम, यानी जैसे ही आप 4 कार्बन एटम से ज्यादा आगे जाते हैं तो आपके पास जो है वो इंडक्टिव फैक्ट में बहुत तेजी से कमी आना शुरू हो जाती है। उसके बाद आपकी बुक में ही ये चीज थी कि इंडक्टिव फैक्ट जो है इट doesn't involve actual transfer of electron from one atom to another atom, यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टिव फैक्ट में बेसिकली एक एटम से दूसरे एटम तक हकीकत में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन बस ये सिंपली हेल्प करती है इन डिस्प्लेसिंग देम परमानेंटली। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो अभी हमने देखा कि यही कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है जिसको हमने अभी टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में जो है वो डिस्कस किया, और ये बॉन्ड जो था वो पोलराइज था ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो विदड्रॉ होना शुरू हो जाते हैं बाय द क्लोरीन एटम। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे लिए जो है एक इशू ये हो सकता है यहाँ पे कि इसमें जो पहली कार्बन है इट विल गेट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इन टर्न दिस कार्बन। एक मिनट को देना। सॉरी स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा, बट आई हैव टू फेस सम इश्यूज, दैट्स व्हाई देयर इज सम गैप इन योर लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट। हम कहाँ पर थे?
हमने भी ये बात की कि जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ब्यूटाइल क्लोराइड में, ये क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। इसमें कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और कार्बन एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां से खींचता है, अपनी नेक्स्ट कार्बन से, और इसी तरह नेक्स्ट कार्बन किससे खींचता है, उससे नेक्स्ट वन कार्बन से, और ये सिलसिला पूरी कार्बन चेन तक चलता जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज जो है वो क्लियर होगी होगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को हम देखते हैं। बच्चों दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव आई और एक को हम बोलते हैं नेगेटिव आई, ठीक है। एक को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आई, और एक को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव आई। नेगेटिव आई याद रखिएगा, दिस वर्ड रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पॉजिटिव का मतलब होता है देने वाला, इट मीन कोई ऐसा कार्बन के साथ कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आकर अटैच होगा जिसका फंक्शन क्या होता है कि वो इस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सारी की सारी किसको दे देता है, कार्बन को। इट मीन इस केस में कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। बट व्हेन हैलोजन इज अटैच इट इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एज ए रिजल्ट दिस बॉन्ड विल बी पोलराइज्ड एंड कार्बन विल गेट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसके साथ कंपनसेट होगा, नेक्स्ट कार्बन से, और फिर ये नेक्स्ट कार्बन किससे कंपनसेट करेगी, अपनी थर्ड वन कार्बन से। लेकिन जो प्लस आई वाले इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमने अभी क्या बात की कि इसके अंदर अगर कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कैप्चर नहीं करता है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देगा। जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब डोनेट करेगा इस वाली कार्बन को। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले के मुकाबले में थोड़ी कम होगी, क्योंकि इस पर चार्ज डबल पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि इस एटम ने डायरेक्टली इस कार्बन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। तो बच्चों आप ये बात ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फर्ज किया कि एक पर्सन है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली अपने किसी खास फ्रेंड सर्कल को, या अगर वो फ्रेंड्स हैं आपस में, और वो अपनी पैसे जो है वो उनके साथ शेयर करता है, तो वो जिसको डायरेक्टली देगा उसके पास ज्यादा पैसे आएंगे। अब जो उसने अपनी फ्रेंड को दिया और फ्रेंड्स आगे से अपने घर वालों में अगर किसी को देना चाहती है तो वो उतनी ज्यादा पैसे शेयर नहीं करेगी। तो इस तरह से हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये बात आपको क्लियर होगी होगी। अब जो है वो हम देखते हैं पॉजिटिव आई ग्रुप को, कि व्हाट इज पॉजिटिव आई ग्रुप। पॉजिटिव का मतलब अभी बताया था कि इनके अंदर इनका मीनिंग ये होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। हम ये कहते हैं कि कार्बन के साथ कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐसे अटैच होते हैं जिनका फंक्शन क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बन एटम को दे देते हैं। एज ए रिजल्ट वो कार्बन एटम या जो भी उनके साथ एटम अटैच होते हैं विसिनिटी में, वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं। और इसको जो है वो हम आगे फिर देखते हैं कि ये जो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या इनका दूसरा नेम होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या फिर इनको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इसकी हम बात कर रहे हैं प्लस आई वाले की, कि कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐसे होते हैं जो कि इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम को दे देते हैं। यानी इनके अंदर उन इलेक्ट्रॉनों के पेयर को खींचने की नहीं बल्कि देने की एबिलिटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या तो डोनेट कर रहे हैं इस वाली कार्बन को, या रिलीज कर रहे हैं। अब क्या होता है कि इनकी डोनेशन से या इनकी रिलीज करने से, ये वाली इफेक्ट अभी आपको आगे चल के बताती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है बच्चों वो है नेगेटिव आई ग्रुप। नेगेटिव का मतलब ये होता है, ये भी आपने देखा कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी जानिब खींचता है। इट मीन दे विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड देमसेल्फ। एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी जानिब खींचेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे नेक्स्ट इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है कि चूंकि ये विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब, और जो दूसरा पार्ट होता है उनको क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन पुअर। यहाँ से हमें किस चीज की अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं दे विल ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द कार्बोक्सिलेट एनाइन। वाई दी सिग्मा सिस्टम दी सिंगल बॉन्ड। ये पॉइंट अभी आपको आगे चल के क्लियर होगा, लिहाजा अभी आप इस पॉइंट को छोड़ दें। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि हमने ओवरऑल इस टॉपिक में क्या चीज जो है वो अंडरस्टैंड की।
हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं बच्चों। वन ग्रुप इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट, जिसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सेकंड ग्रुप कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? These group will donate the electron density toward the adjacent atom. As a result, they will give more electron density to this carbon atom. So these group are known as the electron donating group, and they are represented by plus I sign. While in the same way, another atom or a group of atom are present which are much more electronegative. As a result, they will attract this electron density toward itself. As a result, this bond will be polarized. So these atom or group of atom are known as electron withdrawing group. तो यहाँ से हमें किस चीज का अंदाजा हुआ बच्चों के दो तरह के ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और दूसरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। दी इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, इन पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव होता है, सो इनको हम रिप्रेजेंट किस साइन से करेंगे, माइनस आई से, ठीक है। और जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर रहे हैं, उनको हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस आई से। अब इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कुछ ग्रुप्स के बारे में कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करते हैं, और कौन कौन से ग्रुप या एटम हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानिब विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो है, जो एटम है, तमाम हेलोजेंस। अब हेलोजेंस क्यों आते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप। इट मीन इनको हम दूसरा नेम क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। याद रखिएगा, ये सारे के सारे एटम वो हैं, जब वो किसी भी कार्बन चेन के साथ अटैच होंगे तो वो उस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी जानिब खींच लेंगे। एज ए रिजल्ट ये सारे ग्रुप क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इनमें कौन कौन से एटम है, जैसे तमाम हेलोजेंस है, ये OH है, इसी तरह OR है। OR अगर बेंजीन के साथ लगा हो, या ये R जो है वो मिथाइल ग्रुप हो, तो ये क्या कहलाता है, मिथॉक्सी बेंजीन कहलाता है। इसी तरह NH2 एनिलीन है, NH4 है, ये प्राइमरी सेकेंडरी अमीन है। इसी तरह जो है ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटो का फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एस्टर है, ये अमाइड है, ये एसिड क्लोराइड है। इसी तरह अगेन ये एस्टर है, ये बेंजीन है, ये नाइट्रो ग्रुप है। अब याद रखिएगा, नाइट्रोबेंजीन, ये जो आपको कॉमन पता होनी चाहिए, नाइट्रोबेंजीन है, सायानाइड है, और अमोनिया है। इन सब में याद रखिएगा, ऑक्सीजन आपको कहीं पर भी नेगेटिव स्टेट में नजर नहीं आ रही, ठीक है। अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा ना, इट मीन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए हैं, इस सूरत में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीजन अगर कहीं पर भी आ जाए इस तरह से, तो इसका इफेक्ट हमेशा याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग में आती है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। बट इन दो केसेस में नहीं आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इस केस में अगर ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव आ जाता है, तो ये क्या बन जाती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो आप लोगों ने स्टूडेंट इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना। और जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं, चाहे वो टर्शियल अल्काइल है, सेकेंडरी अल्काइल है, प्राइमरी अल्काइल है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। तो ये आपको सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिलते हैं। और ये जो पीछे जितने भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये सारे आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इनको हमने किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साइन के साथ जो है इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इस हवाले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसकी डिटेल अभी आप एक और टॉपिक में भी पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। वहां से भी आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो आपने ये देखना है कि वाई अल्काइल ग्रुप्स जो है, ये दे विल शो पॉजिटिव आई इफेक्ट। कि हम ये कहते हैं कि अल्काइल ग्रुप्स जो हैं, ये क्यों प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। तो अल्काइल ग्रुप्स के बारे में अभी आपको बताया था कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये जितने भी सिंपल आर ग्रुप होते हैं। आर ग्रुप में क्या आता है, ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इन सब की नेचर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा था, ये सारे एटम या ग्रुप ऑफ एटम वो थे जो कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानिब विड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एल्काइल ग्रुप क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी क्यों उनका इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की तरह का होता है। तो उसकी रीजन क्या है बच्चों, ये आपके पास एक सिंपलेस्ट एटम है अल्काइल ग्रुप का, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको ये आइडिया होगा कि एक एटम आपके पास कार्बन है, एंड अदर एटम विल बी अ हाइड्रोजन।
तो कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मच होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के मुकाबले में। इट मीन कार्बन क्या करेगा, जब हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। As a result, this hydrogen will carry a partial positive charge and this carbon will carry a partial negative charge. चूंकि 3 हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के साथ अटैच होते हैं और ये तीनों का फंक्शन क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को खींच नहीं रहे बल्कि तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, इस कार्बन को दे रहे हैं। एज ए रिजल्ट ये जो कार्बन है वो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से जब भी किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ अटैच होगी तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों को देने वाली, यानी इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करने वाली या इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने वाली। तो ये बात अब आप लोगों ने भूली नहीं है, हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे हैव अ नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये बातें अगर आपको क्लियर होगी हैं स्टूडेंट्स, तब हमें एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव फैक्ट को जो है वो स्टडी करना है। आज मैं आपको मेन इसकी एक ही एप्लीकेशन पे जो है वो कंसंट्रेट करवाऊंगी। बाकी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जब तक आपको बच्चों ये चीजें आप लोगों ने कोशिश करनी है, कल का दिन लगा के इन सारी चीजों को मेमोराइज कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपको ये चीजें जो है वो अजबर नहीं होंगी, आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो बच्चों आप इस टॉपिक में आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है वो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन देखते हैं हम कि इसके जरिए जो है वो हम एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड को बहुत डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अब एसिडिटी के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स हमेशा कि एसिड का फंक्शन क्या होता है। एसिड के फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, हर वो चीज जो आसानी से अपना प्रोटॉन दे दे दैट इज नोन एज द एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की अगर आप बात करते हैं तो हम कैसे इसको मेजर करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो आसानी से एक पॉजिटिव आयन दें। तो एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने दो पैमाने बनाए हैं, वन इज के ए वैल्यू एंड अदर इज पी के ए वैल्यू। क्योंकि के वैल्यू जो है वो हमारे पास बहुत ही स्मॉलर होती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसका लॉग ले लेते हैं और उस वैल्यू को फिर हम डिटरमिन करते हैं किसके अंदर, पीके में। ठीक है, पीके क्या है, ये एक ऐसा पैमाना है, एक ऐसा आला है जिसके जरिए हम एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। और आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, अगर एसिड कोई स्ट्रांग होता है तो उसकी के ए ज्यादा होती है, अगर एसिड वीक होता है तो उसकी के ए कम होती है। ठीक है, के ए और पी के ए का इनवर्स रिलेशन है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। एसिड स्ट्रॉन्गर होगा अगर तो उसकी पीके की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास एसिड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो उसकी पीके की वैल्यू जो है वो कम होगी लेकिन के ए की वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह अगर एसिड आपके पास वीक है तो उसकी के ए की वैल्यू कम होगी बट पीके की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अब आप लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं होना, पहले ये वाला पॉइंट अपने माइंड में अच्छे से पक्का कर लें। अगली स्लाइड को या अगली बात को सुनने से पहले इस बात को अपने जहन में पक्का कर लें। जब तक आप इस बात को स्टूडेंट्स अपने जहन में नहीं बिठाओगे आपको फिर चीजों का अंदाजा नहीं होगा। होता क्या है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सामने पीके की वैल्यू रख दी जाती है, डिफरेंट कंपाउंड्स रख दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इनमें से बताइए कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो जब आपको पता होगा कि अगर किसी कंपाउंड की पीके वैल्यू ज्यादा है तो दूसरे लफ्जों में वो एसिड वीकर है। तो ये बात पहले क्लियर कीजिए और उसके अलावा याद रखिएगा के ए और पीके का एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। ये सारी बातें आप लोगों ने थर्ड ईयर के अंदर जो है वो इनऑर्गेनिक मैंने आपको बहुत डिटेल में स्टडी करवा दी थी। ठीक है, अब जो है वो हम आगे देखते हैं। हम जहाँ पे टॉपिक जो है वो स्टडी कर रहे हैं दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, दैट इज COOH। और COOH के अंदर एसिड की जब भी आप बात करेंगे तो याद रखिएगा एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर करने का जो सबसे बड़ा पैमाना है दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कॉन्जुगेट बेस क्या है। ये देखें बच्चों, ये आपके पास सिंपल एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसे आप बोलते हैं एसिटिक एसिड या इसको आप आम हालात में विनीगर, या ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज CH3
यहाँ पे ये C है डबल बॉन्ड O और ये OH है जिसके साथ कुछ नहीं लिखा जाता, यहाँ पे कार्बन की चेन होती है, ठीक है। और जब ये अपना प्रोटॉन लूज कर देता है, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा बच्चों कि हमने क्या बात की कि ये हमारे पास एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का फंक्शन क्या होता है कि इट विल लूज इट्स प्रोटॉन, एज ए रिजल्ट इट विल एक्ट एज एन एसिड एंड कार्बोक्सिलेट आयन विल बी फॉर्म। कि आफ्टर इट्स आयनाइजेशन इससे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होगी और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन इससे फॉर्म होगा इसकी स्टेबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो इस एसिड के प्रोटॉन को देने की एबिलिटी बढ़ जाती है। यानी हमने क्या बात की कि अगर आपके पास कोई भी चीज एसिड है, एसिड कैसे है कि उसने अपना प्रोटॉन देना है, आफ्टर लूजिंग इट्स प्रोटॉन जो चीज पीछे बचती है दैट इज नोन एज इट्स कॉन्जुगेट बेस। अगर किसी कंपाउंड के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को आप बढ़ा दें किसी वे से तो इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यानी हमने अभी क्या बात की कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड एसिडिक है जिसको आप एसिडिक बोल रहे हैं, इट मीन उसने प्रोटॉन अपना लूज करना है, तो प्रोटॉन लूज करने के बाद जो उसकी कॉन्जुगेट बेस बचती है यानी उसमें जो नेगेटिव चार्ज बचता है, अगर तो ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को किसी तरह स्टेबल कर लेता है, इसके स्ट्रक्चर को स्टेबल कर लेता है, इट मीन इसके इस तरह से फॉर्म में रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तभी सूरत में ये अपना प्रोटॉन लूज करेगा। एज ए रिजल्ट इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं अभी। और इसमें हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह की चीजें जो है वो एक्ट करती हैं। किस तरह से, सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें कि इस O नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल कर रहा है, ये ऑक्सीजन इटसेल्फ। क्योंकि ऑक्सीजन का करैक्टर क्या होता है बच्चों के, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इस नेगेटिव चार्ज को अपने साथ अटैच करके रख सकता है। तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है तो उनमें क्या हो सकती है, डीलोकलाइजेशन। अच्छा, एक डीलोकलाइजेशन का वे क्या है, यहाँ देखें, ये नेगेटिव चार्ज है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ रख देगा और ये जो पूरा डबल बॉन्ड है वो इसके पास चला जाएगा। जैसे यहाँ देखें, नहीं यहाँ पे एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, तो अभी आपको ये क्लियर हो जाती है आगे चल के। तो यहाँ पे हमने मेन ये वाला पॉइंट स्टूडेंट हम अभी आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक और पॉइंट देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो एसिड हैं, वन एसिड इज नोन एज द मीथानोइक एसिड। ये जो स्ट्रक्चर है ना HCOO, जिसे आप मेथानोइक एसिड या इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड, ये बनता है। और अभी जो आपने इससे पहले एग्जांपल पढ़ी थी वो एथानोइक एसिड की थी जिसको हमने एसिटिक एसिड बोला था। इसके अंदर भी क्या होता है कि एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का वे क्या है कि ये जो कॉन्जुगेट बेस बन रही है इसको स्टेबल करना। अगर हमारे पास कोई ऐसा वेव बन जाता है जिसके जरिए आप इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर सकते हैं, जितना नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना ही ये एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं है तो इट मीन वो आइन, ये जो नेगेटिव आइन बनेगा, ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगी, ये लेस स्टेबल होगी। एज ए रिजल्ट ये एसिड क्या होगा, वीकर होगा। तो इस नेगेटिव चार्ज को किस तरह से डीलोकलाइज किया जाता है बच्चों, ये वो डायग्राम है जिसके जरिए हम इस नेगेटिव चार्ज को इस पूरे के साथ जो है वो डीलोकलाइज कर सकते हैं। डीलोकलाइज का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेसिकली अपने आप को मूव ऑन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि इनमें जो है वो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इसके बनते हैं। यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है जरूरी नहीं है इसी भी ऑक्सीजन के पास रहे, ये एट द सेम टाइम दूसरे ऑक्सीजन के पास भी जा सकता है या फिर इसके पास भी जा सकता है। तो एज ए रिजल्ट ये जो नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन है इसको हम इस सेंट्रल साइन के साथ नेगेटिव सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट कर देते हैं कि किसी एक एटम के पास जो है ये कन्फाइंड नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ रहे। इट मीन जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन हो तो इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। याद रखिएगा कि जब भी किसी कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन ज्यादा होती है तो उसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी इनहांस हो जाती है। तो हमने क्या बात की कि ये जो मिथानोइक एसिड का स्ट्रक्चर है इसमें नेगेटिव चार्ज ओवरऑल इन दोनों ऑक्सीजन के पास जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है। एज ए रिजल्ट इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ाने का वे क्या था कि हमारे पास दो तरह के आयन थे जिनमें वन आयन कौन सा था, मिथेनोएट आयन है, और दूसरा आयन कौन सा है, इथेनोएट आयन है। तो इन दोनों आयन के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, इनके अंदर मेन डिफरेंस है CH3 ग्रुप का होना। और अभी आपको बताया कि अल्काइल ग्रुप का बिहेवियर क्या होता है। अल्काइल ग्रुप का बिहेवियर ये होता है कि इट ऑलवेज डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, और जब भी अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की वजह से ये
क्या इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ देखें बच्चों, ये आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर है दैट इज इथानोइक एसिड, जिसको हम बोलते हैं CH3COOH। अगर ये CH3COOH अपना प्रोटॉन लूज कर दे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ CH3COO नेगेटिव आयन, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन में क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ तो डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन यहाँ पे मिथानोइक एसिड का केस क्या था, उसमें COOH में इसके साथ एक हाइड्रोजन होती है। इथानोइक एसिड के केस में क्या होता है, यहाँ CH3 होता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फंक्शन क्या है अल्काइल ग्रुप का। अल्काइल ग्रुप का फंक्शन होता है टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अल्काइल ग्रुप हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहलाते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहे हैं, ठीक है। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो रहा है। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि ये डी लोकलाइज चार्ज की वजह से ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, ये दोनों नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को स्टेबल नहीं बल्कि रिपेल करेंगे। एज ए रिजल्ट ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डी स्टेबल। इट मीन इसके नेचर में एग्जिस्ट करने के चांसेस ज्यादा नहीं बढ़ेंगे बल्कि कम हो जाएंगे। तो क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर कोशिश करेगा कि मैं क्यों नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज की रिपल्शन क्रिएट करूं, मैं कहीं से पॉजिटिव चार्ज की स्पीशीज लूं। यानी ये जो CH3COO नेगेटिव आयन इस फॉर्म में ये क्या करेगा कि कहीं से ये पॉजिटिव आयन लूं और मैं अनआयनाइज्ड फॉर्म में चला जाऊं। यानी मैं अपना प्रोटॉन लूज करना नहीं चाहता, और हर वो चीज जो आसानी से प्रोटॉन लूज नहीं करती दैट इज गोइंग टू दी अंडर द कैटेगरी ऑफ बीकर एसिड। तो जब आप इन दोनों एसिड की बच्चों स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो पता ये चलता है कि इसके अंदर भी COO नेगेटिव आयन बनता है, इसके अंदर भी COO नेगेटिव आयन बनता है। COO नेगेटिव आयन इसके अंदर भी रेजोनेट हो रहा है, सॉरी इसमें भी डीलोकलाइज हो रहा है, इसमें भी डीलोकलाइज हो रहा है। बट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन अदर ग्रुप विच इज अटैच टू दिस कार्बन। यहाँ पे जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है दैट इज द अल्काइल ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप का फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करना। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ क्रिएट होंगे और ये एक दूसरे के स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डीस्टेबल करेंगे। यही वजह है कि ये अपने आप को डीस्टेबल करने की वजह से, ज्यादा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो पानी से दोबारा H पॉजिटिव आयन लेके अपने आप को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म में। यही वजह है कि एथानोइक एसिड जो है वो वीकर एसिड है, जबकि मिथानोइक एसिड जो है वो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें किस बात का आइडिया हुआ कि जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं, उनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की, और इलेक्ट्रॉनों को डोनेट इनमें किस चीज की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, अल्काइल ग्रुप का फंक्शन क्या होता है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, और एज ए रिजल्ट यहाँ पे जो है वो small amount of extra negative charge built on the COO negative group, and any buildup of charge will make the ion less stable and more attractive to hydrogen ion। यानी किसकी बात कर रही हूँ कि जब अल्काइल ग्रुप भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है और ये कार्बोक्सिलेट आयन भी डीलोकलाइजेशन के जरिए नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्रिएट करता है, तो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बिल्डअप हो जाती है कि ये कोशिश करता है कहीं से जल्दी से मैं H पॉजिटिव आयन लूं और अपने आप को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, CH3COOH फॉर्म में। एज ए रिजल्ट इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीकर हो जाएगी। तो यही बात आपको यहाँ बताई थी कि एक तो इनमें डीलोकलाइजेशन है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस दोनों एटम के दरमियान में जो है वो कंटिन्यूसली मूव ऑन करती रहती है। तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो यहाँ बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन एटम है ये खुद इटसेल्फ जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि इनके साथ स्टेबिलिटी एसोसिएट हो जाती है। लेकिन जैसे ही अगर आप इनकी सराउंडिंग को चेक करेंगे तो मिथानोइक एसिड में आपको कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं मिलता, यहाँ जस्ट हाइड्रोजन होती है। तो इन दोनों के कंपेयर में ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देती है। यहाँ किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्टअप नहीं होती, कोई नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज नहीं हो रहा होता। तो जब स्ट्रक्चर डिस्टेबल ही नहीं होगा तो ये एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली बात आपको क्लियर हो गई है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
तो यहाँ हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप आए तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप फंक्शन क्या करते हैं कि दे विल इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, कि कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर मौजूद हो जो कि इसकी नेचर क्या हो, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, तो यहाँ से याद रखिएगा कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ आपने क्या देखा कि अल्काइल ग्रुप की नेचर क्या थी, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करना। तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज ये किसको दे देता है, इस कार्बन की नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होती है, ये स्ट्रक्चर डी स्टेबल होता है। तो डी स्टेबल होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वीकर हो जाती है। तो पता ही क्या चला कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा किस तरह से है कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है वो क्या करेंगे, एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिड की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो एसिड जो है उनकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं अगर आप इन ग्रुप के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दें। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करेंगे, इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है, और जब कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी जानिब खींचेगा, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ेंगे, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इससे हम क्या बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच करके आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा लेंगे। तो बच्चों ये वाली वैल्यूज जो है वो बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे आपको बहुत सारी बातों का अंदाजा होगा और आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इट इज द कॉमन एसिड दैट इज एसिटिक एसिड, और यहाँ पे आपको सबकी पीके वैल्यू दी जाएंगी। तो आपको भी बताया था कि जितनी पीके वैल्यू ज्यादा वो एसिड उतना ही वीकेस्ट। तो ये आपको स्टार्ट में बात बताई थी। तो यहाँ देखें ये तो सिंपल था, ठीक है, लेकिन अगर आप इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन है, तो इसके साथ कितने क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, ओनली वन। तो अगर वन होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा, तो इन दोनों की देखें तो ये एसिड इन दोनों के कंपेयर में इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बढ़ाते चले जाएं, यानी एक के बजाय दो कर लें, फिर तीन कर लें, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होंगे वो मैक्सिमम, यहाँ देखिएगा इस बात को मैंने खोल के नीचे एक्सप्लेन किया है। ये देखिए बच्चों, ये एच है, एच समझे यहाँ से निकल गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है। अब चूंकि ये अल्काइल ग्रुप था, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी। बट व्हाट हैपन इन दिस केस, जब क्लोरीन एटम किसी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, तो ये क्या करेगा कि आपने पढ़ा है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो चार बॉन्ड तक अपना रोल जो है वो प्ले करता है। तो यहाँ देखें ये वन बॉन्ड, ये सेकंड बॉन्ड, तो ये इसके बिल्कुल करीब तरीन है। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से लूज हो जाएगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो इनकी नेगेटिव चार्ज को क्या चीज स्टेबल कर रही है, ये जो इसके साथ विसिनिटी में जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग दैट इज क्लोरीन एटम अटैच है, इसका रोल क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानिब खींचना। इलेक्ट्रॉनों के पेयर को अपनी जानिब खींचने की वजह से यहाँ पर किस चीज का इफेक्ट होगा कि ये स्ट्रक्चर को स्टेबल करेगा। ठीक है, अब इसकी स्टिक स्ट्रेंथ फिर क्या हो जाएगी, 2.8 एज कम्पेयर टू दिस, तो इस कंपाउंड की स्टिक स्ट्रेंथ इसके मुकाबले में बढ़ जाएगी। बट व्हाट हैपन व्हेन यू विल रिप्लेस दिस हाइड्रोजन विद अनदर क्लोरीन एटम, तो जैसे इसको रिप्लेस करेंगे तो दो क्लोरीन एटम है, तो जितने नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बढ़ेंगे उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इनहांस हो जाएगी। एज ए रिजल्ट ये एसिड इसके मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। बट जब ये हाइड्रोजन भी आप इस तीन क्लोरीन एटम से रिप्लेस कर देते हैं, तो अब आप सोचें कि इस कार्बन पे अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, और ये अपनी डेफिशिएंसी किससे फुलफिल करेगी, इस कार्बन से, जिसके पास ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है, जो कि डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो जब आप इन चारों एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो ट्राई क्लोरोएस्टिक एसिड है, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है एज कंपेयर टू ऑल दीज कैटेगरी। तो स्टूडेंट आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंडक्टिव फैक्ट से रिलेटेड, वो अब डिपेंड करता है, लेकिन जो आपका चूंकि लेवल बड़ा है, तो बच्चों आपको ज्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे दिए जाएंगे, और आपको कहा जाएगा कि कीपिंग द कंसेप्ट ऑफ इंडक्टिव फैक्ट या रेजोनेंस फैक्ट, जिसको आप लेटर ऑन पढ़ेंगे, तो आपको कहा जाएगा कि इन स्ट्रक्चर को अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जब तक आपको इसका जो है वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों, तो आप जो है उन कंपाउंड्स को अरेंज नहीं कर सकते। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली बात आपको क्लियर होगी कि जितने क्लोरीन एटम बढ़ते चले जाएंगे उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इनहांस हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है वो बच्चों आप लोगों ने एक और चीज देखनी है कि हैलोजेंस की अगर आप बात करें, ये देखें
आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो अगर आप इन चारों का कंपेयर करें तो आपको आइडिया ये होगा कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अगर किसी कंपाउंड में ज्यादा फ्लोरीन एटम अटैच हो, अगर जैसे फ्लोरीन अगर होगा तो इट मीन पीके वैल्यू जो है जितनी कम होगी उतना ही ये एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। तो इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर आप ऐसे हैलोजेंस लगाते हैं जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्या करेंगे? ज्यादा चार्ज को अपनी जानिब खींचेंगे और इस तरह से एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इनहांस हो जाएगी। तो 3 ही क्लोरीन है, 3 ही फ्लोरीन है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? 3 फ्लोरीन, 3 क्लोरीन है। बट आप जानते हैं कि फ्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस क्लोरीन। तो इस एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। तो इसी तरह बच्चों एक और केस हमारे पास आता है, वो आता है डिस्टेंस का। आप ये देखिए कि जो आप क्लोरीन लगा रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड की किस कार्बन के साथ जुड़ी है। जैसे यहाँ देखें, इन सारे स्ट्रक्चर्स को मैंने खोल के नीचे लिखा है, ठीक है। ये जो पिंक हुए में ना, ये वाले यहाँ से स्टार्ट किया है। तो अगर आप ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास 3 कार्बन वाला, वो ये है। ये फर्स्ट वन स्ट्रक्चर है और इसकी रिप्रेजेंटेशन है जिसकी वैल्यू 2.89 है पीके की। और ये बता रहे हैं कि ये एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसकी रीजन क्या है कि अगर आप यहाँ देखें तो अभी आपने पढ़ा कि इंडक्टिव फैक्ट जो है वो किसके साथ वर्क करता है? अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस, कार्बोनेचर के साथ। तो वो कार्बन जो कि डायरेक्टली इस क्लोरीन के साथ अटैच है और ये कार्बन आगे से फर्दर डायरेक्टली COO से अटैच है। इट मीन इसके नेगेटिव चार्ज को आसानी से ये बैलेंस कर रही है। लेकिन यहाँ के इस केस में क्या हुआ है? ये क्लोरीन इस कार्बन के बजाय इधर आ गई है, तो अब ये एक डिस्टेंस और दूर हो गई है, तो ये इतने अच्छे तरीके से इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं कर सकती जितनी ये कार्बन कर रही है। इसी तरह जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे वो थर्ड नंबर पे चली गई है। तो डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ जितना हैलोजेंस के एटम की अटैचमेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से अवे होती चली जाएगी, उतनी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? वीकर हो जाएगी। तो यही वजह है कि इस कंपाउंड में जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। तो ये सारी तीनों बातें ध्यान में रखिएगा और उसके बाद आप लोगों ने कंपाउंड्स को अरेंज करना होगा। उसके बाद बच्चों अभी आपने देखा कि हमने देखा था कि नंबर ऑफ एटम्स आप बढ़ा लें। यानी आपने यहाँ इस कंपाउंड में अगर आपको कहा जाए कि इस कंपाउंड को अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हम ये कहते हैं इन तीनों में सबसे ज्यादा हाईली एसिडिक स्ट्रेंथ ये वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन के एटम अटैच हैं, यहाँ जस्ट 2 हैं, यहाँ 1 है और यहाँ 1 भी नहीं है। तो भी आपने पढ़ा जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम हैलोजेंस के ज्यादा अटैच होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के विड्रॉ होने को बढ़ा देते हैं, वो इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को एनहांस कर देते हैं। एज ए रिजल्ट यहाँ पे इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह बच्चों हमारे पास 2 और कंपाउंड है, वन इज फॉर्मिक एसिड एंड अदर इज एसिटिक एसिड। ये भी आपको बताया था कि फॉर्मिक एसिड जो है वो वीकर सॉरी स्ट्रॉन्गर एसिड है और एसिटिक एसिड जो है वो वीकर एसिड है। उसकी रीजन क्या है कि ये जो अल्काइल ग्रुप होता है इसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है और ये क्या कर देता है? कार्बोक्सिलेट आयन को डी स्टेबल कर देता है। और यहाँ से इन सारी बातों से हमें क्या चीज समझ आई? NO2 ग्रुप है बच्चों। NO2 ग्रुप का अब आपको फर्ज करें पेपर में ये 3 स्ट्रक्चर दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इन तीनों को अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको ये अरेंज करके मैंने बताया है कि मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। NO2 का क्या इफेक्ट है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं कि अगर फिनोल, ये सिंपल फिनोल थी, फिनोल अगर एक पॉजिटिव आयन अपना लूज कर दे तो ये किस फॉर्म में आ जाती है? फिन ऑक्साइड आयन की फॉर्म में। दैट इज O नेगेटिव आयन, जो कि इसके साथ पूरे रिंग के साथ जो है वो रेजोनेट कर रहा होता है, डीलोकलाइज कर रहा होता है। लेकिन इसके नेगेटिव चार्ज को यहाँ भी मिथाइल ग्रुप अगर आ जाता है तो वो नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? डीस्टेबल करेंगे। तो ये जो है वो एसिड सबसे वीकेस्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस फिनोल। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, आपको बताया था कि नाइट्रो में ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेगा? इस कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ को फर्दर इनहांस कर देगा। तो ओवरऑल इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? इस कंपाउंड की होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये बात आपको क्लियर होगी। इसी तरह आपके सामने बच्चों और भी बहुत सारे कंपाउंड यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं, सारे वो अल्काइल ग्रुप्स हैं। जैसे यहाँ देखिए फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। क्यों? क्योंकि इसकी पीके वैल्यू क्या होगी आपके पास? जितनी कम होगी उतना ही एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। और यहाँ देखें, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है और यहाँ 4 कार्बन है। देखो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की एबिलिटी बढ़ेगी। इट मीन इस कार्बोक्सिलेट आयन की डीस्टेबलाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जितना ये कार्बोक्सिलेट आयन डीस्टेबल होगा इट मीन इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी।
बट व्हाट हैपन इन दिस केस, दूसरी तरफ हम क्या बता रहे हैं कि ये बात आपसे पहले डिस्कस कर ली है, जितना क्लोरीन एटम अवे होता चला जाएगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो ओवरऑल बच्चों हमने क्या बात स्टडी की, हमने ये पढ़ा कि जितने क्लोरीन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट की एटम्स की तादाद बढ़ेगी, जैसे यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा होंगे उतना वो कंपाउंड क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा। सेकंड बात आपने क्या पढ़ी कि अगर हैलोजेंस में ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कार्बन के साथ, किसी भी कार्बन के साथ, तो वहां पे उन कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। थर्ड वन पे हमने क्या पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जितना क्लोजर होगा सी डबल एच ग्रुप के, उतनी उन कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपको क्लियर होगी होंगी। अगर इससे रेलिवेंट आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो बच्चों आप लोग अपना क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों इसी से ही रेलिवेंट है तो इंडक्टिव फैक्ट की अगली एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। ये बच्चों हमारे पास स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और इसको बोलते हैं सिंपल मिथाइल। तो जब आप इन सब की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो पता ये चलता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन है और सबसे कम जो है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। रीजन क्या है? या देखें कि जो कार्बोकेटाइन होता है उसका मतलब ये होता है कि जो कार्बन है उस पर चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना, ये देखो ये तीन अल्काइल ग्रुप है, तीन अल्काइल ग्रुप, इट मीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे, इट मीन नेगेटिव और पॉजिटिव में ज्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगी, एज ए रिजल्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्टेबल। और जितना स्टेबल होगा इसलिए हम कहते हैं कि टर्शरी जो है वो ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे इसके मुकाबले में दो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे इसके मुकाबले में वन कार्बन है, तो यहाँ पे जस्ट वन कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, यहाँ पे दो कार्बन डोनेट करें, और जितने ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे वो इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे। एज ए रिजल्ट दिस टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मच मोर स्टेबल देन दिस प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो उम्मीद करती हूँ ये बात आपको क्लियर होगी। तो यही बात आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो टर्शरी है, और मिथाइल कार्बोकेटाइन जो है वो वीकेस्ट है, क्योंकि जो कार्बन एटम होती है, किस केस में याद रखिएगा, कार्बोकेटाइन, के टाइन का मतलब यह है कि ऐसी कार्बन जिस पर चार्ज क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, वो पॉजिटिव हो, यानी इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कौन रिलीज करेगा, ये जो इसकी नेबर में अल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा अटैच होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे, एज ए रिजल्ट वो इसको स्टेबल कर देंगे। तो यहाँ